नमस्कार साथियों, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद हम लोग अब एक नया चैप्टर यहाँ शुरू कर रहे हैं और यह काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। गुप्त वंश नाम आप लोगों ने सुना होगा। गुप्त वंश को भारत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से संबोधित किया गया है और आप लोग यह स्पष्ट रूप से जानते हैं कि स्वर्ण काल उस काल को कहते हैं जिस काल में सभी क्षेत्रों में विकास हो, चहुमुखी जो है वह विकास हो, उसी काल को स्वर्ण काल की संज्ञा जो है वह दिया जा सकता है। तो इसी काल को मैं लेकर के आया हूँ। प्राचीन भारत में और बिहार में यह महत्वपूर्ण वंश के रूप में स्थापित है। तो वेलकम है आप लोगों का अनअकैडमी के इस क्लास में। मैं स्वागत करता हूं और शुरुआत हम लोग करेंगे गुप्त वंश। 275 ईस्वी से शुरू होता है, 570 ईस्वी में जाकर के यह वंश जो है वह समाप्त हो जाता है। तो पहले हम लोग इस वंश के शासकों के उपलब्धियों के बारे में जानेंगे एक एक करके और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मैं शासकों का नाम पहले लिख रहा हूँ और एक एक करके उसका विवेचन जो है यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर पहला शासक इस वंश के होंगे श्रीगुप्त और इनका काल है 275 से 300 ईस्वी। इसके बाद घटोत्कच, यह आते हैं 300 ईस्वी से 319 ईस्वी। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी काल है। इसके बाद समुद्रगुप्त जो चक्रवर्ती सम्राट था, समुद्रगुप्त 335 से 380, कहीं 334 भी मिलेगा तो उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 और इसके बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त 455 से 467 और अंतिम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का काल है 550 से लेकर 570। यही जो है अंतिम शासक माना जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर यह लिख दिया और अब इसी को एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे यह शासक हो गए और इन शासकों का वर्णन जो है हम लोग एक एक करके यहाँ पर करेंगे। पहला शासक हम लेते हैं साथियों श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, इस शासक को गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है। मैं इस श्रीगुप्त को पहला शासक को यहाँ ला रहा हूं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। श्रीगुप्त कार्यकाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। परीक्षा में अगर आप लोगों को पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो वह श्रीगुप्त हो जाएगा। श्रीगुप्त को संस्थापक माना गया है। इसका सिक्का मिला है जिस पर इसको श्रीगुप्तस्य
यही शब्द जो है अंकित मिला है, इसके सिक्कों पर श्री गुप्तस्य शब्द जो है वह अंकित मिला है। इसी से स्पष्ट होता है कि यह गुप्त वंश का संस्थापक था। साथियों, इसके स्थापना के बारे में तो स्पष्ट है, लेकिन यह स्वतंत्र शासक नहीं था। इसने सामंत के रूप में शासन व्यवस्था को संचालित किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह कुषाणों का सामंत था और स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित नहीं हुआ। प्राचीन भारत के इतिहास में यह स्पष्ट है कि महाराजा धीराज जब कोई शासक उपाधि धारण करता था तो उसको स्वतंत्र शासक माना जाता था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि जो है वह धारण नहीं किया था। महाराज की उपाधि जो है वह धारण किया था। इसके समय में ऐसा माना गया है, इसके समय में नहीं, इसके बारे में इत्सिंग ने उल्लेख किया है। नाम यहां देखिए, इत्सिंग। इत्सिंग यह चीनी यात्री थे और 7वीं शताब्दी के अंत में 673 ईस्वी में लगभग इन्होंने भारत की यात्रा किया था और जो कुछ भी देखा था उसके लिए एक ग्रंथ की रचना कर दिया, और वह ग्रंथ है काऊ सांगचून। काओ सांगचून जो है इत्सिंग का ग्रंथ है। चीनी यात्री था और इसने अपने इस ग्रंथ में श्री गुप्त को चेलिकेतो कह करके संबोधित किया है। यह श्री गुप्त को श्री गुप्त नहीं कहता है। काओ सांगचून नामक ग्रंथ में इसने श्री गुप्त को चेलिकेतो कह करके संबोधित किया। माना गया है कि श्री गुप्त ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए सारनाथ में एक बौद्ध मंदिर का या मठ का निर्माण कराया था। यह उल्लेख जो है वह कर दिया गया है। तो यही साथियों महत्वपूर्ण बात जो है वह श्री गुप्त से निकल करके सामने आ रहा है। यह आप स्क्रीनशॉट एक एक करके मैं आप लोगों को बतलाऊंगा तो और आसान हो जाएगा। तो यह श्री गुप्त से संबंधित जो है वह महत्वपूर्ण बात है। इनसे परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। घटोत्कच, जो यह घटोत्कच की अगर हम लोग बात करें तो बहुत अधिक इनका विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता, और इन्होंने एक अभिलेख जारी किया था सुपिया। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता, और प्रभावती गुप्ता ने एक अभिलेख जारी किया और उस अभिलेख को यहाँ पर सुपिया अभिलेख जो है वह कहा गया है। इस सुपिया अभिलेख में घटोत्कच को क्या कहा गया है, यही एक लाइन जान लेना है। आदिराज, आदिराज कह करके संबोधित किया गया है, और कोई जानकारी हम लोगों के पास घटोत्कच के बारे में नहीं है। तो दो शासक के बारे में इतना संक्षिप्त बात
हम लोगों को जानना है। तो इससे आसान और क्या हो सकता है। परीक्षा में प्रश्न भी पूछेगा तो इससे बाहर जा करके बीपीएससी की परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है। अब चूंकि यह भी स्वतंत्र शासक नहीं थे और यह भी स्वतंत्र शासक नहीं थे, पहला स्वतंत्र शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे और इस चंद्रगुप्त प्रथम को मैं यहां लिख रहा हूं, चंद्रगुप्त प्रथम तीसरा शासक। तो इससे बहुत सारा पॉइंट बन जाता है। पहला पॉइंट क्या है कि यह गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। दो स्वतंत्र शासक नहीं थे। परीक्षा में पूछे कि पहला स्वतंत्र शासक कौन था तो क्या जवाब होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। जब यह गद्दी पर आया तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। देखिए यह उपाधि है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह स्वतंत्र शासक हो गया था। यह चंद्रगुप्त प्रथम अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध का सहारा लेता है। आपने देखा पिछला वीडियो में कि बिंबिसार ने भी अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था। उसी तरह से यह भी लेता है। और लिच्छवी राजकुमारी, बिंबिसार का भी संबंध था लिच्छवी राजघराने से, इसका भी संबंध स्थापित हुआ। लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, कुमार देवी के साथ इसका विवाह हुआ। और इसी कुमार देवी का पुत्र कौन था, चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त था, कुमार देवी का पुत्र। तो यह आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से बहुत अधिक मजबूत हो गया। पुस्तक में लिखा हुआ है केसी श्रीवास्तव की पुस्तक में कि इसने 25 प्रकार के सिक्का को जारी किया था, जिसमें राजा रानी प्रकार और विवाह प्रकार का सिक्का जो है वह बहुत अधिक लोकप्रिय था। राजा रानी प्रकार और विवाह प्रकार का सिक्का बहुत अधिक लोकप्रिय था उस 25 प्रकार के सिक्कों में। साथियों, गुप्तकालीन सिक्का सबसे ज्यादा कहां से मिला तो परीक्षा में पूछा जाता है। मैं यहां लिख रहा हूं, याद रखिएगा, बयाना। बयाना से सबसे अधिक सिक्कों का ढेर जो है वह मिला है। यहां से कुल 68 ढेर सिक्कों का प्राप्त हुआ है। परीक्षा में पूछ दे कि सबसे ज्यादा सिक्का कहां से मिला गुप्त काल में, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, बयाना से सबसे अधिक सिक्कों का ढेर या सबसे अधिक सिक्का जो है वह प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है बीपीएससी की परीक्षा के लिए वह है कि जब यह चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में गद्दी पर आया, आप देख रहे हैं कि 319 में यह गद्दी पर आया, तो इस उपलक्ष्य में गुप्त संवत जारी कर दिया। गुप्त संवत 319। तो यह आपको याद रखना है कि गुप्त संवत कब जारी किया गया। 319 ईस्वी में गद्दी पर आने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत जारी किया
जिसको हम लोग गुप्त संवत के नाम से संबोधित करते हैं। कभी कभी यह गुप्त संवत जो आप देख रहे हैं तो जुड़वा करके देगा तो 319 से 320 देगा। अगर ऐसे विकल्प दे दिया तो यही जवाब दीजिएगा, यह नहीं कि 320 और 321 दे दे तो यह जवाब दे दीजिएगा, यह गलत हो जाएगा। यह हम लोगों का आंसर होगा। वैसे अलग करके पूछा जाए तो 319 ईस्वी जो है हम लोगों को आंसर देना है। तो यह 3 शासकों के बारे में मैंने यहाँ बतलाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। नोट्स अगर आपको बनाना है तो याद हो गया तो आप नहीं भी ले सकते हैं, काम वैसे ही चल जाएगा। तो अब हम लोग समुद्रगुप्त की चर्चा करेंगे। अब आप लोग एक बात बताइए कि हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लगभग बीपीएससी की तैयारी कैसे करें और कट पॉइंट का एनालिसिस किया गया था, उस 2 वीडियो को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग यह 12वां वीडियो होगा बिहार के इतिहास के संदर्भ में। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो हम लोग पढ़ते जो चले जा रहे हैं, तो पीछे का जो वीडियो आप देख रहे हैं, पहले का पूर्व का वीडियो जो आप देख रहे हैं, तो उसमें का पॉइंट जो है वो आपके दिमाग में याद है ना? नहीं तो हम आगे बढ़ते चले जाए, आप आगे बढ़ते चले जाए और पीछे से भूलते चले जाए, तो वैसे नहीं करना है। कई बार मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को याद कराने के लिए, कॉन्सेप्ट जो है वह बिल्कुल क्लियर करने के लिए कि परीक्षा में आप जाएं तो सफल होकर के आए, सही 100 से ज्यादा बना करके आए। तो वैसे ही आपको करना है, तभी हम लोगों की मेहनत जो है वह सार्थक होगा। आपकी मेहनत जो है, आपकी जिद जो है, आपका जुनून जो है वह सार्थक होगा। तो भूलना नहीं है, इसलिए नहीं भूलना है कि बार बार तो आपको वही बात बतलाया जा रहा है, और बतलाने के साथ साथ आपको नकारात्मक चीजों से दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अच्छे मन से, साफ सुथरा दिल से, लगन के साथ तैयारी कीजिए और जो बतलाया जा रहा है उसी को आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो यहां पर मैं अब इस समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करूंगा। समुद्रगुप्त काल यहां लिखा हुआ है 335 से 380। देखिए, यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था और इसके समय में बहुत अधिक क्षेत्र का विस्तार जो है वह हुआ था। तो उसी क्षेत्र विस्तार के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों को जानना है। परीक्षा में पहला महत्वपूर्ण पॉइंट जो बनता है वह है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है वह कहा गया है। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? स्मिथ ने, यह नाम है। स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह करके संबोधित किया है।
समुद्रगुप्त की तुलना, इस समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर, यमराज, वरुण, कुबेर, यमराज, वरुण और इंद्र के साथ किया जाता है। परीक्षा में अगर पूछ दे कि किस शासक की तुलना इन लोगों के साथ किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। तो यह प्रारंभिक बात जो है वह हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट यहां पर है कि समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के बारे में किस अभिलेख से, किस प्रशस्ति से हम लोगों को जानकारी मिलती है, तो वह है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, इसी से समुद्रगुप्त के बारे में, इसके उपलब्धियों के बारे में इस प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख जो है वह किया गया है। अब पूछ देगा कि इस प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था, तो आप यहां देखिए हरिसेन, यही लेखक थे। यह समुद्रगुप्त के मंत्री भी थे और उच्च कोटि के विद्वान भी थे, और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वह कर दिया था। इसमें से और पॉइंट निकलेगा जब कठिन किया जाएगा तब, यह किस शैली में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में लिखा गया है? चंपू शैली में। यहां देखिए आप, चंपू शैली, इसी शैली में प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया है। साथियों, चंपू शैली उसको कहते हैं जिसमें गद्य और पद दोनों का मिश्रण हो। एक लाइन या एक वाक्य गद्य में लिख दिया गया, उसके बाद से जो है वह पद में लिख दिया गया, तो दोनों के सब मिश्रण को चंपू शैली के नाम से जानते हैं। पूछा जाए कि समुद्रगुप्त की उपलब्धि, तो प्रयाग प्रशस्ति में, और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक तो हरिसेन, और यह प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में लिखा गया? चंपू शैली में। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। लिच्छवी दौहित्र का अर्थ होता है लिच्छवी का नाती, क्योंकि इसकी मां जो थी वह लिच्छवी राजकुमारी थी। तो प्रयाग प्रशस्ति से यह हम लोगों का महत्वपूर्ण बात जो है निकल करके सामने आ रहा है। अब समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में हम लोगों को जानना है। तो यहां आप देखिए समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान। मैंने पहले भी कहा कि समुद्रगुप्त जो है यह चक्रवर्ती सम्राट था। इसने संपूर्ण क्षेत्र को विजित कर लिया था और यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों को जीता, उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ देखना है साथियों। तो आप यहाँ देख सकते हैं सैन्य अभियान में सबसे पहले क्या करता है? उत्तरी राज्य, उत्तर भारत के राज्य को समुद्रगुप्त जीत लेते हैं और जीत करके इसको साम्राज्य के अधीन कर लिया, मिला लिया। और कितने राज्य थे? तो 9।
उत्तर भारत में 9 राज्य थे और इसको समुद्रगुप्त ने जीत करके अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद आटविक राज्य, जंगल क्षेत्रों में यह राज्य था। छोटे छोटे राज्य थे लेकिन खूंखार प्रवृत्ति के होते थे, इसीलिए समुद्रगुप्त अभियान करते हैं और अभियान करके इस राज्य पर भी विजय प्राप्त कर लिया। इस राज्य की संख्या 18 था, 9 यहाँ 18 यहाँ। अब समुद्रगुप्त दक्षिण भारत की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर 3 नीति का पालन करके दक्षिण भारत पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेता है। आगे चल करके मध्यकाल में इसी नियम की तरह अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण भारत में नियम एवं शर्त को लागू किया था। तो आप यहां देखिए, दक्षिण भारत, यहां कुल 12 राज्य थे। दक्षिण भारत में इस समय 12 राज्य थे, सभी शक्तिशाली राज्य थे, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो क्या करता है, 3 प्रकार की नीति का पालन करता है और वह नीति आप यहां देख सकते हैं। दक्षिण भारत के अंतर्गत 3 नीति, यह नीति है मोक्ष की नीति, ग्रहण की नीति, अनुग्रह की नीति, दक्षिण भारत को विजित करने के लिए समुद्रगुप्त ने कितने नीतियों का पालन किया? 3 नीतियों का पालन किया था और वह नीति है मोक्ष की नीति, ग्रहण की नीति और अनुग्रह की नीति। मोक्ष की नीति के अंतर्गत राज्य को मुक्त कर दिया गया और ग्रहण की नीति के अंतर्गत राज्य को जीतकर साम्राज्य में मिला लिया गया। अनुग्रह की नीति के अंतर्गत दया का भाव दिखाते हुए राज्य को पुनः वापस कर दिया गया। तो यही 3 प्रकार की नीति था और यह नीति पूर्ण रूप से समुद्रगुप्त का जो है वह सफल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद दक्षिण भारत के बाद सीमावर्ती राज्य, अब यहां पर 5 राज्य और 9 गणराज्य थे, कुल 14 राज्य है यहाँ। 5 राज्य, राजतंत्रात्मक व्यवस्था और 9 प्रकार के गणराज्य थे यहाँ पर। यह लोग समुद्रगुप्त की शक्ति से भयभीत हो गए और भयभीत होकर के समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यह भी समुद्रगुप्त के अधीन हो गए। अब विदेश नीति, यहां पर आप विदेश देख सकते हैं। विदेश नीति अंतिम पॉइंट है यह। साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत विदेश नीति के अंतर्गत श्रीलंका को शामिल किया जाता है। श्रीलंका, श्रीलंका सिंहल द्वीप कहते हैं। श्रीलंका के शासक थे मेघवर्मन। इस समय श्रीलंका के शासक मेघवर्मन थे, जिसने समुद्रगुप्त की शक्ति से भयभीत होकर के अनुरोध किया कि मैं बोध गया में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराना चाहता हूं, आप मुझे अनुमति दीजिए। मेघवर्मन ने, बीपीएससी में पूछा गया किसने बौद्ध मठ की स्थापना किया, तो मेघवर्मन ने बौद्ध मठ की स्थापना किया और इसके खर्च के लिए समुद्रगुप्त ने 5 गांव जो है वह दान में दे दिया। कितने गांव दान में दिया?
तो 5 गांव जो है वह दान में दे दिया गया। अब साथियों, साम्राज्य का विस्तार यहाँ पर पूर्ण रूप से समुद्रगुप्त का हो जाता है और इस उपलक्ष्य में इसने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराया। शक्तिशाली तो था, इसमें कोई दो राय नहीं। और अश्वमेघ यज्ञ जो है यह संपन्न कराते हैं। सभी लोग अश्वमेघ यज्ञ संपन्न नहीं कराते थे, आसान नहीं था अश्वमेघ यज्ञ, लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ जो है वह संपन्न कराया था और 6 प्रकार का सिक्का इसके द्वारा जारी किया गया था। इसने 6 प्रकार का सिक्का जारी किया समुद्रगुप्त ने, और यह धनुर्धर प्रकार, गरुड़ प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, वीणासारण प्रकार, व्याघ्रहंता प्रकार, तो यह जो है परशु प्रकार, छह प्रकार का सिक्का इसके द्वारा जारी कराया गया था। धनुर्धर प्रकार का सिक्का, गरुड़ प्रकार का सिक्का, अश्वमेघ प्रकार का सिक्का, परशु प्रकार का सिक्का, वीणासारण प्रकार का सिक्का और व्याघ्रहंता प्रकार का सिक्का। तो इसी में से एक क्वेश्चन जो है वह पूछ लेता है कि गुप्त शासकों में किसे बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो क्या जवाब होगा बताइए। 6 सिक्का जब इसने जारी किया था उसमें है एक वीणासारण प्रकार, बीड़ा बजाते हुए किसको दिखलाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखलाया गया है। तो साथियों यही हम लोगों का आंसर जो है वह हो जाएगा। यही समुद्रगुप्त से संबंधित बात है, महत्वपूर्ण बात मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यह हम लोगों का श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त हो गया। अब चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त यहाँ पर बचे हुए हैं। आप समुद्रगुप्त से संबंधित स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक थे इस वंश के बारे में, और इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा सभी क्षेत्रों में विकास का कार्य संपन्न हुआ, और उन्हीं के बारे में अब हम लोग चर्चा जो है वह करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय हम यहां लिख रहे हैं। काल यहां पर मैंने पहले से लिख दिया है 380 से लेकर के 415 ईस्वी तक। साथियों यहां पर चंद्रगुप्त के बारे में अब हम लोगों को वर्णन करना है। चंद्रगुप्त इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार इनके समय में हुआ। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं तकनीक का सबसे अधिक विकास
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ था। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है मिलता है हम लोगों को, वह मेहरौली लौह स्तंभ से मिलता है। यहां पर देखिए मेहरौली, मेहरौली लौह स्तंभ। यह धातु निर्मित स्तंभ है, एकमात्र स्तंभ, और दिल्ली के मेहरौली में यह स्थित है। और इसी मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र शब्द, यह चंद्र शब्द जो है आप देख रहे हैं, यही लिखा हुआ है। और इसी के आधार पर माना गया कि जिस चंद्र शब्द का उल्लेख मेहरौली लौह स्तंभ में किया गया है, वह चंद्र कोई और नहीं, गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो यह गद्दी पर आए और सभी क्षेत्रों में कार्य को संपन्न किया। देखिए, इस चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त भी कहा गया है। देवराज और देवगुप्त के नाम से भी संबोधित किया गया है। कहानी है यहां पर विशाख दत्त की एक और पुस्तक है, एक तो है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम, और पहला हम लोग जानते हैं मुद्रा राक्षस। इस देवी चंद्रगुप्तम नाटक में यह उल्लेख किया गया है कि जब समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है तब उनके बड़े पुत्र रामगुप्त जो है वह गद्दी पर आ जाते हैं। लेकिन यह समय जो था पश्चिमोत्तर भारत में शकों ने नियंत्रण कर लिया था, क्योंकि बीच में एक चैप्टर आता है मध्य एशिया से संपर्क और उसका प्रभाव। मौर्य वंश के पतन के बाद मध्य एशिया के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह हम लोगों को भारत के इतिहास में पढ़ना है, बिहार के इतिहास में नहीं पढ़ना है। उसमें हिंद यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए और पहलव वंश के शासक आए, 4 वंश के बारे में पढ़ा जाता है। तो उसी में से शकों ने पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र पर अभी भी नियंत्रण किए हुए था। और इस समय शक शासक जो था, इसका नाम था रुद्र सिंह। रुद्र सिंह तृतीय, यह काफी शक्तिशाली था और गुजरात पर नियंत्रण किए हुए था, सौराष्ट्र के क्षेत्र पर नियंत्रण किए हुए था। इस रुद्र सिंह ने किसके पास खबर भिजवाया? तो रामगुप्त के पास। रामगुप्त के पास खबर भिजवाया कि तुम अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को ध्रुव देवी भी कहते हैं, कि तुम अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को मेरे शिविर में भेज देते हो तो मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा। यह कायर पुरुष था रामगुप्त, शासक बनने लायक नहीं था। इसने रुद्र सिंह तृतीय की बात को मान लिया, अर्थात अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शिविर में भेजने की बात मान लिया। लेकिन इसी समय इस बात की जानकारी इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को होती है। वह गुस्से में आ जाते हैं और एक षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र क्या था
कि स्वयं ध्रुव स्वामिनी का भेष धारण कर लिया और भेष धारण करके सैनिकों को भी महिलाओं का भेष धारण करा करके चल पड़ते हैं और अचानक जो है रुद्र सिंह तृतीय के शिविर पर आक्रमण कर देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दिया और इस उपलक्ष्य में सकारी की उपाधि, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सकारी की उपाधि किसने धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करने के बाद। साथियों, सकारी की उपाधि धारण कर लेता है और इस उपलक्ष्य में बहुत अधिक चांदी का सिक्का, सबसे अधिक चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया, जिसको सिंह विक्रम नाम दिया गया है। सिंह विक्रम प्रकार का सिक्का। इस चांदी के सिक्के को सिंह विक्रम प्रकार का सिक्का कहा गया है। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि इसी अवसर पर इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उपाधि धारण किया वह उपाधि है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, इसीलिए इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। द्वितीय शब्द हटा देगा चंद्रगुप्त और द्वितीय शब्द के बदले विक्रमादित्य शब्द जो है वह जोड़ दिया जाएगा। वापस आया, गुस्से में तो था ही, तो अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दिया और इनकी पत्नी ध्रुव देवी के साथ विवाह किया और उसके बाद गद्दी पर आसीन हो गया। गद्दी पर आसीन हो गया, उसके बाद सभी क्षेत्रों में इसने कार्य को संपन्न किया। यह उल्लेख इस देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में दिया गया है और इस पुस्तक के लेखक जो है वह विशाख दत्त है। साथियों, अभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से कई महत्वपूर्ण तथ्य जो है सामने आना बाकी है, लेकिन अब हम लोगों का समय आ गया है कि 10 प्रश्न जो है वह आप लोगों से पूछा जाए और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जल्दी जल्दी आप उसका आंसर दीजिए। मैं उसका संक्षिप्त रूप में विवेचन कर दूंगा जो आप लोग बार बार इसकी मांग कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा। यह आप लोग पहले ले चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन पर जो है वह चर्चा करेंगे। साथियों, अभी हम लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और भी कहानी जो है वह जानना है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न क्या होगा, चूंकि मैं पिछला वीडियो से क्वेश्चन पूछता हूं, इसके पहले जो आपने देखा तो उसमें क्या देखा, मौर्य प्रशासन के बारे में, प्रांतीय प्रशासन और नगर प्रशासन जो बचा हुआ था उसकी हम लोगों ने पढ़ाई किया था और मौर्य कला की पढ़ाई किया था। तो उसी से प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए, तब आपको अपने तैयारी का आकलन होगा कि मैं कितना तैयारी में हूं और क्या हमें कमी है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को ले रहा हूं, प्रांतीय शासन जो हम लोग पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन, कलिंग की राजधानी। आपको
बतलाना है कलिंग की राजधानी। दूसरा क्वेश्चन, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन का विस्तार से वर्णन। आपको बतलाना है कि किस ग्रंथ में नगर प्रशासन का विस्तार से वर्णन किया गया। तीसरा क्वेश्चन, उत्तरापथ की राजधानी। चौथा क्वेश्चन, दो भाषाओं का अभिलेख कहां से मिला। दो भाषाओं का अभिलेख जो है वह कहां से मिला, आपको यहां आंसर देना होगा। पांचवा क्वेश्चन, अशोक के पांचवें शिलालेख में क्या वर्णन है। जो महत्वपूर्ण है वही आपको बतलाना है। छठा क्वेश्चन, अशोक के साथ किसने गया में गुहालेख का निर्माण कराया। सातवां, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप केसरिया का स्तूप किस राज्य में किस राज्य में है। आठवां, राजप्रसाद किसका बना हुआ था। नौवा, रामगढ़वा स्तंभ लेख के शीर्ष पर किस पशु की मूर्ति है। 10वां क्वेश्चन, यक्षिणी की मूर्ति
गई है। तो यह 10 क्वेश्चन आप लोगों ने कहा था, तो यह 10 क्वेश्चन है साथियों। इसका जवाब जो है आप लोग दीजिए, और जवाब आप लोगों ने बहुत देर भी दिया होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, कलिंग की राजधानी, कलिंग की राजधानी कहाँ था? तोसली। मैंने पढ़ाया था, कलिंग की राजधानी तोसली। प्राच्य या पूर्वी की राजधानी पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, और कलिंग की राजधानी तोसली। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। अवंती की राजधानी उज्जैन। नगर प्रशासन का विस्तार से वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो इंडिका में आप यहां देख सकते हैं, इंडिका, इसी में किया गया है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला। 2 भाषाओं वाला अभिलेख कहां से मिला? सार ए कुहना। यह तलाविशा होगा। सार ए कुहना से मिला है। सार ए कुहना से, अफगानिस्तान में है, यहीं से मिला है। अशोक के 5वें शिलालेख में, धम्म महामात्र की नियुक्ति, धम्म महामात्र के नियुक्ति का वर्णन किया गया है। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के साथ किसने गया में गुहा लेख का निर्माण कराया? उसका पौत्र था और नाम था दशरथ। दोनों ने मिल करके कराया था। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप केसरिया का स्तूप किस राज्य में है? तो अपने बिहार में है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में है केसरिया का स्तूप। राजप्रसाद किसका बना हुआ था? पहले भी बताए हैं, लकड़ी का। लकड़ी का, काष्ठ का, लकड़ी का यह बना हुआ है। ईंट का भी प्रयोग है, लेकिन बहुतायत मात्रा में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, रामगढ़वा स्तंभ लेख के शीर्ष पर किस पशु की मूर्ति है? वृषभ। वृषभ या सांड की मूर्ति जो है वह बनाया गया है। यक्षिणी की मूर्ति कहां से प्राप्त की गई है? यक्षिणी की मूर्ति, यह मूर्ति होगा। यक्षिणी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ है? तो पटना के दीदारगंज। पटना के दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति जो है वह प्राप्त हुआ है। साथियों, तो यह हम लोगों का, यहां दीदारगंज लिख देते हैं, दीदारगंज। दीदारगंज से मूर्ति जो है वह प्राप्त हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यही हम लोगों का आज का क्लास है। इसमें जो बचा हुआ है वह हम अगले क्लास में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। यह 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, यह अच्छा बात है आप लोगों ने कहा, लेकिन अच्छा और होगा जब यह आप लोगों को याद हो जाएगा।
याद इसलिए हो जाएगा कि बताया गई सुनी गई बात और बोर्ड पर देखी गई बात जो है वह ज्यादा दिमाग में रहता है। तो इसलिए साथियों इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है। और आगे हम लोग फिर जो वंश में यह शासक बचे हुए हैं इनकी चर्चा करेंगे। और उस समय मैं आप लोगों से गुप्त वंश के बारे में 10 क्वेश्चन जो है लास्ट में पूछूंगा। आप लोग इस वीडियो को देखें। यह गुप्त वंश से संबंधित वीडियो था। हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी हुआ होगा। जैसे श्री गुप्त की बात की जाए तो 1-2 पॉइंट है। श्री गुप्त वंश का संस्थापक था, पहला पॉइंट। दूसरा, इसने सारनाथ में बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। घटोत्कच को आदिराज कहा गया है। प्रथम स्वतंत्र शासक जो थे वह चंद्रगुप्त प्रथम थे और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत को जारी किया था। उसी का योग्य पुत्र जो है वह समुद्रगुप्त आता है, जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया। और यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बीड़ा बजाते हुए इसको सिक्कों पर दिखाया गया है। दक्षिण भारत के राज्य के संदर्भ में इसने 3 नीति का पालन किया था। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से हम लोगों को जानकारी मिलती है, जिसके लेखक हरिसेन थे। इसका पुत्र जो है वह काफी योग्य था। काफी योग्य का मतलब कि इसका पुत्र, छोटा पुत्र, पूरे गुप्त वंश के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और इसके बारे में जानकारी मेहरौली के लौह स्तंभ से होता है, जिसमें चंद्र शब्द जो है वह अंकित किया गया है। इसी के काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा गया है। और इसी के समय में सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास जो है हुआ था। यह गद्दी पर आ जाते हैं और इसके बाद की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कब? जब बिना हिम्मत टूटे तैयारी में जुटे रहेंगे, सकारात्मक सोच मन में लेकर के इस वीडियो को देखेंगे, तैयारी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, तभी होगा। हम लोग एक माध्यम हैं, मेहनत आपको ज्यादा करना है।